हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। इससे पहले हमने निपटाया था हमारा वेव्स वाला चैप्टर, ऑसिलेशन हमारा पार्ट हो गया। अब कुछ पार्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशन। ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे और मेन मेन इसके दो चार टॉपिक्स हैं, उसी से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। आइए देखते हैं। सबसे पहले वाला क्या है हमारे पास? ये फोर्स सबने पढ़ा होगा। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होता है। ठीक है, कंडीशन क्लियर हो गया। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। ठीक, हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना, हमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला और इसके वैल्यूज और इसके कॉन्सेप्ट याद करने की किस किस के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ m1 और m2 के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, ये फोर्स। ठीक, उसके बाद कंबाइन करके जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, जैसे हमारा कूलम्ब लॉ था, अट्रैक्टिव बल से दोनों होता था, ये लेकिन हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, पहला पॉइंट रिकॉल करते हैं हम। सबसे पहले ये तो सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के क्या करता है? सेंटर टू सेंटर अप्लाई होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इसका कि ये हमारे पास क्या है? कंजर्वेटिव होता है नेचर के अंदर। थर्ड पॉइंट है कि इट हैज लॉन्ग रेंज, यानी कि लॉन्ग रेंज के लिए ये एप्लीकेबल रहता है। फोर्थ पॉइंट है कि इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक, उसके लिए वैलिड होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि ये किसके लिए होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट, इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी हम वेव्स में पढ़ रहे थे कि हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है वेव के लिए, तो इसके लिए, इस फोर्स के लिए हमें मीडियम इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो, अगला टॉपिक आया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, कि किसी मास पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये हमेशा इनवर्ट अंदर की तरफ एक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ केसेस देखते हैं, कुछ केसेस यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिन पे हमारी आई की वैल्यू क्या क्या रहेगी। ठीक है, इन केस ऑफ रिंग है हमारे पास। रिंग के केस में क्या होगा? ये हमारा पूरा एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस है इसकी r, मास है इसका m। किसी बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें क्या करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? I इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। क्लियर? उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो इंटेंसिटी का और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ पहले स्ट्रेट लाइन जाएगी, देन नीचे को डाउनवर्ड जाएगा, तो x इक्वल टू आर अपॉन √2 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम फॉर हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होगा? ये खाली होगा, रेडियस इसका r हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट उसका r हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल R रेडियस, स्मॉल r उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो I आउटसाइड कितना आएगा? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर आर कैप, यूनिट डायरेक्शन में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है? I इनसाइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं हॉलो स्फीयर तो हो गया, ठीक हो गया। अब हमारी बात आती है सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है कि इनसाइड के लिए क्या होगा फॉर्मूला? जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक, अब ये मान लो कोई हमारा इनसाइड पॉइंट कौन सा था? ये वाला पॉइंट था, ये सरफेस वाला हो गया आर। सरफेस पे क्या होगा? जीएम बाई आर स्क्वायर। इस सरफेस पे जीएम बाई आर स्क्वायर, इस पॉइंट पे इनसाइड वाले के लिए जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। अब ये आउटसाइड कोई पॉइंट है, यहाँ पे ओ मान लो, पी मान लो, तो उसमें क्या होगा? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी पूरी डिस्टेंस इसकी बढ़ा देंगे, तो एक्स डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्लियर? तो अब देखो सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? जीएम बाई आर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मान लो ये आता है, यहाँ पे इसका रेडियस r है, m मास है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीएम बाई आर स्क्वायर। तो जीएम की वैल्यू हमेशा जी आर स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले तीन केसेस में, सॉरी दो केसेस में। एट एनी हाइट h आउटसाइड द अर्थ, किसी अर्थ की किसी h हाइट पे कोई मास रखा हुआ है, यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है। मास रखा हुआ तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें क्या निकालना है? जी एच निकालना, ग्रेविटी बतानी है। तो जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस जी आर स्क्वायर को हमने जी एम से रिप्लेस करके जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर रख दिया। अब अगर मैं इसमें बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाता हूँ, मैं इसका टर्म यूज करता हूँ बायनोमियल एक्सप्रेशन, और इसको सॉल्व करता हूँ, तो जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर आ जाएगा। ऐसे डेप्थ पे करता हूँ तो जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अगर मैं इसी पॉइंट को किसी
नीचे हाइट पे यहाँ इस पॉइंट पर कर देता हूँ तो डी डिस्टेंस पे क्या बनेगा, तो जी डी जी वन माइनस जी आर, ये कुछ रिलेशन है हमारे पास, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू माइनस जी बाई आर, डेल्टा जी एच अपॉन जी इक्वल टू माइनस टू एच बाई आर आ जाएगा। क्लियर, इतना आ गया, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये सारा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और कुछ नए टर्म्स देखते हैं। देखो ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ या वैसे आपके घुमा के नहीं आएंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, गिने चुने आपके फिक्स टॉपिक है, आपके फिक्स टॉपिक्स हैं। फिक्स टॉपिक्स में जैसे हमारे पास क्या क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी है, और आपका डेप्थ और हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन टॉपिकों से क्वेश्चन बन के आएगा। क्लियर, देखो ये इतना हार्ड हो गया है कि अब कैसे साफ होगा, ये हो जाएगा लेकिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा क्लीन कर देते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो आधा पार्ट फिर इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको इतना कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमारे पास दो केस हैं, एक हमारे पास किसका है, हॉलो स्फीयर का, और एक सॉलिड स्फीयर का। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है हमारे इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट हॉलो स्फीयर, क्या है, हॉलो स्फीयर, ठीक। अब हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होता है, v पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, यही हमारा v इनसाइड के लिए होता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है कि v आउटसाइड, v आउटसाइड के लिए क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर क्या है इसमें, डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल डिस्टेंस जो सेंटर से, और ये आर क्या है, रेडियस, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या है अगला, इसका ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, पोटेंशियल लेना है और एक डिस्टेंस लेनी है। ग्राफ हमारा ये रहेगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, अगर इनकेस पोटेंशियल और इसका ग्राफ आता है तो, ठीक। अब हमारे पास क्या है अगला, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में देखो, सॉलिड स्फीयर के अंदर करना क्या है हमें, सबसे पहले वी इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। कितना समझ में आया कि वी इनसाइड की वैल्यू कितनी है, माइनस जी एम 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब वी सेंटर क्या होगा, वी सेंटर होता है हमारा 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस, ठीक है, वी सेंटर कितना होगा, 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस हो गया। क्लियर। अब हमारे पास इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगला टॉपिक है जैसे ऐसा ग्राफ देखते हैं, चलो अच्छा ग्राफ छूट गया इसका, ठीक है। अब देखो ग्राफ में क्या करना है हमने, ग्राफ हमारा कैसे बनेगा इसका, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा, पोटेंशियल, ये रहेगा उसका डिस्टेंस, ठीक। अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके निकालनी है, अर्थ मास सिस्टम की निकालनी है। देखो ये हमारे पास जीडी जीएच वाले क्वेश्चन थे, तो ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आपको क्वेश्चन की एक सीरीज मिलेगी, उस क्वेश्चन की सीरीज आपको करके जानी ही जानी है, ठीक। उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे, वो क्वेश्चन आपको सीरीज मिलेगी जब इसके 2-4 चैप्टर्स आपके अभी टॉपिक्स हमारे क्लियर आउट हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वाले में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस की, देखो ये अर्थ है हमारे पास, ये रेडियस, कुछ इसका मास, यहाँ पे हमने स्मॉल एम मास रख दिया। अब यू आई कितना निकलेगा, माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, निकल गया। यू फाइनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मास को कहीं पे, कहां पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, जिसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स रख देंगे, ये सेंटर हो गया। अब कितना आ जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एक्स बन जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या बन जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा डेल्टा यू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आ जाएगा। अगला है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ के क्या करना है, हमारे सरफेस से बाहर करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बताता है, एस्केप वेलोसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, v इक्वल टू अंडर रूट 2 gm बाई कितना आएगा, 2 gm बाई r इक्वल टू अंडर रूट 2 g r इक्वल टू अंडर रूट 8/3 g रो पाई आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर को आप बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा हम उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रख देंगे। अब ये देखो, ये आपका इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि प्रोजेक्शन के एंगल पर भी और मास पर भी क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये था हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हॉलो स्फीयर का, ये सॉलिड स्फीयर का, और ये थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी। क्लियर, इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने सारा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कुछ जो एस्केप वेलोसिटी थी हमारी, उसके क्या कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस होंगे अगर न्यूमेरिकल आता है। देखो ये आपके कुछ पैरामीटर्स भी हैं, कुछ टर्म्स भी कह सकते हो आप इन्हें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास इफ Vg क्या है, लेस देन है Vg से, अगर हमारे पास Vg क्या होती है, गिवन वेलोसिटी, क्या होगा, गिवन वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी से कम होगी, तो h इज इक्वल टू आर अपॉन वी ई स्क्वायर अपॉन वी जी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, तो ये निकलेगा हमारा हाइट का फॉर्मूला। कितनी बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास इफ वी जी इज ग्रेटर देन क्या है, वी एस्केप वेलोसिटी, अब हमारे पास क्या आएगा, वी इनफाइनाइट इक्वल टू अंडर रूट वी जी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला मिल गया। मतलब एक कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन वेलोसिटी कंडीशन ये है, पूछा गया है आपसे इन सारे पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर, तो हम इस दो फॉर्मूले से उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला टर्म है हमारे पास सैटेलाइट। देखो क्या है, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट हमारे पास, सैटेलाइट से क्वेश्चन कैसा बन के आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सैटेलाइट किस में काम करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में। इतनी बात सबको पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में काम करती है। और जो प्लैनेट होता है वो क्या करता है, इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करता है, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है या इलिप्टिकल ऑर्बिट में, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है, मैं पता है सबसे। ठीक, अब देखो प्लैनेट के लिए और सैटेलाइट के लिए क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, क्या चीज हमारे पास रोटेशन के लिए जरूरी होती है। जो जो कंडीशन है वो कंडीशन से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत छोटा सा इन बिटवीन। देखो अब जब ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहते हैं, जब हमारे क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रोटेट करेगी, क्या करेगी, ये है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या रहता है, वी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब वी नॉट कांस्टेंट रहेगा, वी नॉट कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये टर्म्स आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सैटेलाइट वाले से छोटा सा बनाना होगा उसे, तो कैसे बनाएगा कि अगर आप बता दो सैटेलाइट हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ सकता है। ठीक है, ऐसी टॉर्क के लिए और ऐसी हमारे पास किसके लिए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर, अंडर रूट जी आर इक्वल टू अंडर रूट 4/3 पाई रो जी आर। क्लियर, ये क्या रहेगा, 4/3 पाई रो जी आर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास सारे किसके, ऑर्बिटल
वेलोसिटी के फॉर्मूले। ठीक, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? √2 टाइम्स ऑफ escape वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब v इक्वल टू 1.414 v0। ठीक है, ये रहेगा। अब देखो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होती है उसके रिलेशन देखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हमारे पास बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो इसको भी रब कर देते हैं ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? देखो ये हमने सारा मिटा दिया। अब देखते हैं इसमें, अब देखो अब हमारे पास क्या मिला? हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई थी। अब हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी रहेगा। ठीक, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा। ठीक, ये एक रिलेशन मिल गया और एक रिलेशन हमारे पास ये मिल गया। ठीक, इतना समझ में आ गया हमारे पास, ये मिल गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास करना क्या है? देखो ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से हमारे पास क्या आएगा? क्वेश्चन बन के आएगा। क्वेश्चन कैसे बन के आना है? देखो डायरेक्टली अगर उसने पूछ दिया कि भैया हमारे पास इसके वेलोसिटी निकालो, ऑर्बिटल दे देखी तो भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन पूछ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी निकल सकती है इजीली। वैसे हमारे पास क्या है, इसके वेलोसिटी से जो कंडीशन दे देखी वो पूछ सकता है। ठीक, तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन ज्यादा कोई बहुत हाई लेवल नहीं आएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा जो आप कर ना सको। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी आने वाले हैं इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर जोड़ते आगे जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।